चलिए तो आगे देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में काम लोग, लाइट चली गई थी हैं। कॉन्ट्रैक्ट छोटे पे गेम आता तो कॉन्ट्रैक्ट खेला है आप लोगों ने? खेला ही होगा। चलो सबसे पहले क्या वो इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट जो था, कब जो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या थे, प्रोमिजर हैं, ये थे प्रोमिजी या ऑफरर या ऑफरी या प्रपोजल या एक्सेप्टर, कुछ भी हो। ठीक है, हमें सब पता है कि चाहे कुछ भी टर्म इस्तेमाल कर लें, हमें पता है क्या उसका मतलब है। जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर है, या प्रोमिजर भी कह लो या प्रपोजल भी कह लो, या जो 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 प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है, ऑफरी है या प्रोमिजी है। ठीक, अब क्या था, ये इसको लेटर भेजता है ऑफर का, ठीक है, और ये एक्सेप्ट करता है। ठीक, कैसे? बाई पोस्ट। बाई पोस्ट, ये पोस्ट ऑफिस है, घर नहीं है, पोस्ट ऑफिस है ही है। अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है, पोस्ट के थ्रू। तो क्वेश्चन ये आता था, एज अगेंस्ट प्रोमिसर, एज अगेंस्ट प्रोमिजर, कि प्रोमिजर के अगेंस्ट में ये एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, किसके? एज अगेंस्ट एक्सेप्ट प्रोमिजर, प्रोमिजर के अगेंस्ट में ये एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा भाई? व्हेन प्रोमिजी जो है या ऑफरी जो है या एक्सेप्टर जो है उस लेटर को पोस्ट कर देगा। ठीक है, कब कंप्लीट हो जाता है इसके अगेंस्ट में? जब वो लेटर पोस्ट कर देगा। और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होता है? जब इसकी नॉलेज में पहुंच जाता है, किसकी? प्रोमिजर की। ठीक, यही बात समझी थी हम लोगों ने कि नहीं? वेरी गुड। इसको लिख के और देखना एक बार, ठीक है, समझ तो आराम से जाते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग ऐसा कोई पेपर नहीं है। ठीक है, प्री हो चाहे मेंस हो, ये या तो प्रॉब्लम में आएगा या आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें को एक बार लिख के देख लें कि हमें कैसे लिखना है। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रपोजल इस्तेमाल कर लो, ऑफर इस्तेमाल कर लो, प्रोमिसर इस्तेमाल कर लो। ठीक है, या द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि आप क्या टर्म इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिखो एकदम क्लियर कट कि प्रोमिजर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, जब ये लेटर जो है ट्रांसमिशन के लिए भेज देगा, आउट ऑफ द पावर ऑफ द प्रोमिजर हो जाए, हाँ, आउट ऑफ द पावर ऑफ द प्रोमिजी हो जाएगा। ठीक, एक्सेप्टर हो जाएगा। ठीक, एक्सेप्टर इस्तेमाल कर लो, बहुत आसान है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर। ठीक, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा? जब प्रोमिजर की नॉलेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी में एक कॉन्सेप्ट और है रिवोकेशन का, सेक्शन 5, रिवोकेशन ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ ऑफर करना हो या रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस करना हो तो ये कब होगा? ठीक है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, जैसे सेक्शन 5 हम लोग और थोड़ा देख लें इसी में ही, पता नहीं लास्ट लेक्चर में देख पाया था कि नहीं देख पाया था ये। ठीक है, अब क्या हुआ, अब रिवोकेशन माने क्या होता है? खत्म करना, कि मुझे ऑफर को खत्म करना है या जो मैंने एक्सेप्टेंस किया है उसको खत्म करना है। तो ये बताओ रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब हो सकता है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर तब हो सकता है जब एज अगेंस्ट प्रोमिजर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा हो, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा हो, तो उससे पहले ही हो सकता है। अब प्रोमिजर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है? वेरी गुड, जब ये इसको लेटर पोस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो इसके लेटर इसकी नॉलेज में आया था 5 मई को, ठीक, इसने पोस्ट कर दिया 10 मई को, तो 10 मई को मान लो इसने 12 बजे 12 PM पे पोस्ट किया, तो 10 मई को 12 बजे से पहले पहले क्या करना होगा? इसे दूसरे लेटर से इसे अपना वो ऑफर जो है ख़त्म
कर सकता है। ठीक है, 12 बजे 10 मई से पहले पहले जब इसने लेटर यहाँ पोस्ट किया, उससे पहले पहले वो ऑफर अपना खत्म कर सकता है। कैसे करेगा भैया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर को उसे इसके आगे सेक्शन 6 दिया हुआ है कि कैसे हो सकता है। ठीक है, कि एक तो रिवोकेशन लेटर को उसके पास भेज दे इससे पहले पहले, है कि नहीं? समझ में आ रही बात कि नहीं? अरे इतना तो कठिन भी नहीं है, फिर से समझो। अब क्या हो रहा है कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर करना है, हमें जो ऑफर है उसको रिवोक करना है। तो जिस ऑफरर कब रिवोक कर सकता है, जब इसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब इसके अगेंस्ट में कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले ही तो कर सकता है। तो कब कंप्लीट हो रहा है, जब ये लेटर पोस्ट कर रहा है। तो हम ये मान, अगर फॉर एग्जांपल उसने 10 मई को 12 PM पे अगर पोस्ट किया, तो उससे पहले पहले इसके पास पावर है कि वो उसे खत्म कर सकता है अपने ऑफर को। ठीक है, उसकी जानकारी में लाके। अगर तब तक नहीं किया, इसने पोस्ट कर दिया, अब तुम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आपके अगेंस्ट में ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और एक्सेप्टर कब खत्म कर सकता है, अब जब इसके अगेंस्ट में कंप्लीट होगा, उससे पहले ही तो कर सकता है। तो जब तक ये लेटर इसकी नॉलेज में नहीं आ जाता, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी नॉलेज में इसने 10 मई को भेजा, 15 मई को इसके पास पहुंचा, तो इससे पहले पहले, ठीक है, आपका ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले, एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले आप अपना ये एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं। कैसे भैया, दूसरा स्पीड पोस्ट से भेज दो। मान लो ये ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजा आप रिवोकेशन लेटर कि हम भाई हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो आप उससे पहले भेज दो। समझे कि नहीं? वेरी गुड। चलो देखो जरा सेक्शन 5 देखो, चल रहा है, एक कैमरा चेक कर बढ़िया, लो पढ़ो। सेक्शन 5, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ए प्रपोजल में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल कर लो। ठीक, प्रपोजल का मतलब यहां पर यही है, समझे कि नहीं? प्रोमिसर, प्रपोजल, ऑफरर, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर। ठीक है, कुछ भी टर्म इस्तेमाल कर लो। तो क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले आप कर सकते हो। इसके अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो रहा था, जब ये लेटर पोस्ट कर रहा था। ठीक है, एक्सेप्टेंस में भी रिवोक एट एनी टाइम, एक्सेप्टेंस में भी रिवोक at any time before the communication of acceptance is completed as against the acceptor but not afterward। कि भैया तुम कब रिवोक कर सकते हो एक्सेप्टेंस को, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट में जब कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले पहले। इसके अगेंस्ट में कब, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट हो रहा है, जब ये इसकी नॉलेज में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी नॉलेज में मान लो 15 मई को आ रहा है, इससे पहले पहले आपके पास पूरी पावर है कि आप रिवोक कर सकते हो कम्युनिकेशन ऑफ वो एक्सेप्टेंस। ठीक है, acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is completed against the acceptor but not afterward। ठीक, चलो इसमें टाइप्स ऑफ रिवोकेशन हाउ मेड सेक्शन 6 और देखेंगे, लेकिन अभी रुक जाओ। हम लोग आपको ध्यान होगा, अरे देखो भाई नोट्स बना रहे हो कि नहीं? 2 कंडीशन लिखी थी ना कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक, किसके द्वारा, ऑफर और ऑफरी द्वारा। ठीक, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सबसे पहला क्या था, 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन तो हम लोग ने पूरी पढ़ ली। ठीक, क्या क्या उसमें देखा, देखो यार, सबसे पहला क्या था, एक्सेप्टेंस। रिकॉल करो जरा पहले से सब, क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला हम लोग ने पढ़ा था ऑफर। ठीक, दूसरा हम लोग ने पढ़ा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें 2 कंडीशन हैं, 2 उसके एजेंशियल कंडीशन है एक्सेप्टेंस की। पहली कि एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, तो क्या हम लोगों ने देखा था कि भाई सबसे पहली कंडीशन थी कि कम्युनिकेशन, हाँ, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। दूसरी थी एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड।
क्या थी दूसरी कंडीशन? अब देखें, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यही तो लिखी थी हम लोगों ने, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जैसा आपको ऑफर दिया गया है वैसे ही आप एक्सेप्ट करें, ठीक है, उसमें कोई कंडीशन ना लगाएं। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल, ठीक, अनकंडीशनल होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता नहीं है, जैसे एक टर्म है कि सेम थिंग इन द सेम सेंस, समझे कि नहीं, और एट द सेम टाइम, वेरी गुड। क्या होना चाहिए इसमें? सेम थिंग, जैसा ऑफर दिया गया है, इन द सेम सेंस और एट सेम टाइम, ये चीज होनी चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि मैं अपना आईफोन 10,000 में बेचना चाहता हूँ, कितने में? 10,000 में। आपने कहा कि भैया हम 9.5 में लेंगे, ठीक। क्या 9.5 का? तो हमने कहा 10,000 का बेच रहा हूँ, आपने कहा था 9.5 का दोगे, तो ये क्या हुआ? क्या ये ऑफर हुआ? नहीं भाई, ऑफर तो है लेकिन ये काउंटर ऑफर है, ठीक। कौन सा है? काउंटर ऑफर। ध्यान रखना, एक हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर। जरा इसका केस बताओ, लीडिंग केस जल्दी से। वेरी गुड, टिन वर्सेस हॉफमैन, टिन वर्सेस हॉफमैन केस था। क्रॉस ऑफर में क्या हो रहा था कि दो आइडेंटिकल ऑफर एक साथ हो रहे थे, कि मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं 10,000 रुपए की, उसने भी मुझे एक ऑफर लिखा कि मैं आपकी 10,000 रुपए की कार खरीदना चाहता हूं। एट द सेम टाइम आइडेंटिकल ऑफर दो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपस में क्रॉस हो रहा है, इसीलिए उन्हें क्रॉस ऑफर कहते थे। इसमें ऑफर कंप्लीट नहीं होता, ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है, कि एक को ऑफर मान लो दूसरे का एक्सेप्टेंस ना, वो क्रॉस ऑफर है। ऐसे ही काउंटर ऑफर होता है। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? काउंटर ऑफर या काउंटर प्रपोजल, कुछ भी कह लो, ठीक। अब ये क्या होता है काउंटर ऑफर? कि मैंने बोला मैं इतने का बेच रहा हूं, आपने हमें उल्टा कुछ और दे दिया, ठीक है, कि कुछ कंडीशन के साथ दे दिया, तो फिर वो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अब यहां पर इसने 10,000 बोला, इसने का 9.5 का लूंगा, ये बात यहीं पर खत्म हो गई, ठीक। अब ये उल्टा ऑफर माना जाएगा कि 9,500 का मैं खरीदूंगा। अब ये हाँ करे या ना करे, ये एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्टेंस किसकी ओर से होगी? इसकी ओर से, जबकि इनिशियल ऑफर किसकी ओर से दिया गया था? इसकी ओर से, लेकिन इन्होंने काउंटर ऑफर कर दिया। तो काउंटर ऑफर क्या होते हैं? यही होते हैं। काउंटर ऑफर का एक लीडिंग केस है, कौन सा था? हाँ, हाइड वर्सेस रेंच, ठीक। ऐसे बिल्कुल सेम फैक्ट थे केस का, ये पूछे जाते हैं दोस्त फ्री में। हाइड वर्सेस HYDE रेंच, WRENCH, ठीक है। सेम इसमें था कि एक ने ऑफर दिया कि भैया मैं 950 रुपये कि मैं आपका फार्म हाउस जो है 950 में खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा मैं 1,000 का बेचूंगा। तो ये क्या हुआ? ये हो गया वेरी गुड काउंटर ऑफर। चलो अब आ जाओ रिवोकेशन कैसे होगा, ठीक। सेक्शन 6 देखो भाई, रिवोकेशन हाउ मेड। सबसे पहले बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, आप नोटिस ऑफ रिवोकेशन सेंड कर दें। इस वाले केस में क्या होगा कि मुझे अपना ऑफर रिवोक करना है, जो मैंने इसे ऑफर दिया है, तो ये लेटर पुट करने से पहले मैं इसे कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, इसको नोटिस एक भेज दूं, किसका? रिवोकेशन नोटिस, कि मेरा ऑफर खत्म हो गया, ठीक है। सबसे पहला तो ये है, कोई दिक्कत? चलो दूसरा कि लैप्स ऑफ टाइम, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए था कि भैया हमने क्या कि तुमसे कहा कि हफ्ते भर के अंदर मुझे आप या तो एक्सेप्ट करें या ख़त्म करें। तो जैसे अरे जैसे वो होता है, जैसे ऑफर आते हैं डायरेक्ट हम लोग के फ़ोन में, ठीक है, या मिंत्रा होता है, फ्लिपकार्ट होता है, उसमें ऑफर होता है, ठीक है। गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऑफर मिलता है कि ये ऑफर है आपके पास कितने दिन के लिए? 7 दिन का टाइम है, आप 7 दिन में अगर ये ले लें, वरना ये क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा,
बिल्कुल इसी तर्ज पे होते हैं, ठीक है, कि वो रिवोक हो जाते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम, जैसे टाइम लैप्स हो गया वो खत्म, ठीक। दूसरा, बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्या है कि एक चीज इससे, और देखो तीसरे पॉइंट से एक चीज और निकल के आएगी कि उसने कहा कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, ठीक है, कंडीशन प्रेसिडेंट है। कंसीडर प्रेसिडेंट कैसे, कि हमने क्या ऑफर, कंडीशनल ऑफर दिया था, इस हिसाब से ये समझ में आए कि एक कंडीशनल ऑफर और होता है। कंडीशनल ऑफर कैसे यार, मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंडीशनल ऑफर, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि कंडीशनल ऑफर क्या होता है, ठीक। कंडीशनल ऑफर क्या है कि कंडीशन के साथ कि मैं तुम्हें ये आईफोन बेचूंगा, तुम मुझे अपना सैमसंग का फ़ोन बेचना, ठीक। मैं उस तक तुमने, जैसे आपने मुझे ऑफर दिया कि, समझ रहे कि नहीं, कि अरे उसके साथ ऑफर के साथ एक कंडीशन होना, ठीक है, कंडीशन प्रेसिडेंट होना, कि अगर तुम ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो ये ऑफर है, नहीं करोगे तो ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें 10,000 का फ़ोन बेचूंगा, अगर तुम मुझे अपना सैमसंग का फ़ोन बेचोगे तो, ठीक, तो ये क्या हुआ, कंडीशनल ऑफर है। तो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो भी रिवोक मान लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सैमसंग का फ़ोन देने की बात कही थी, आप नहीं दे रहे, तो फिर वो क्या मान लिया जाएगा, रिवोक मान लिया जाएगा, ठीक। चौथा, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ द डेथ और इंसैनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर इसकी डेथ हो जाती है और एक्सेप्टेंस से पहले, ये लेटर पोस्ट करने से पहले इसे पता चल जाता है कि उसकी डेथ हो गई है, तो भी वो रिवोक मान लिया जाएगा, ठीक है। ये पोस्ट करने से पहले, पोस्ट होने के बाद नहीं माना जाएगा, समझे कि नहीं। क्या है, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक। चलो, यहाँ पे हम लोग का एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है, ठीक। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं कंसिडरेशन, तीसरा पॉइंट। कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई प्री या मेंस का पेपर नहीं है जिसमें कंसिडरेशन से ना आया हो, सिर्फ यूपी जुडिशरी 2023 को छोड़ के। यूपी जुडिशरी 2023 मेंस में एक भी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का नहीं था, एक भी क्वेश्चन, नॉट ए सिंगल। एक आध होगा वो, मतलब ऑप्शन में छोड़ देते हैं, मतलब अच्छा खासा पूछा जाता था कॉन्ट्रैक्ट से और कुछ नहीं पूछा गया था, समझे कि नहीं। चलो, तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन, उसके बाद आएगा कंपिटेंट पार्टीज। चलो, कंसीडरेशन स्टार्ट करने से पहले जरा रिकॉल कर लो क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं, जल्दी रिकॉल करो यार, मैंने तो यार वो भी नहीं रखा। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछते हैं। जनरल ऑफर का लीडिंग केस कौन सा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, ठीक है। उसमें कभी कभार ये भी पूछ दिया था कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी में जज साहब कौन थे, तो उसमें जस्टिस हॉकिंस थे, ठीक है, लिख लीजिएगा। और इम्प्लाइड ऑफर का कौन सा था, उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस, क्या था, उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पोवेल, ठीक। और हाँ, एक्टिंग इन इग्नोरेंस डज नॉट अमाउंट टू ऑफर, किसमें था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, ठीक। इनविटेशन टू ऑफर, वेरी गुड, हार्वे वर्सेस फेसी, और कोई था, बस यही ध्यान रखिएगा। हाँ, कम्युनिकेशन टू ऑफरर हिमसेल्फ, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले, जिसमें वो चचा भतीजे होते हैं, घोड़ा मत बेचना। और कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ, पॉवल वर्सेस ली, वेरी गुड, वो टीचर और वो वाला, ठीक। चलो, और भगवान दास खेड़िया वर्सेस गिरधारी लाल तो है ही कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, इन टेलीफोन में जब जिसने ऑफर किया है वो सुन ले, ठीक है, तब कंप्लीट माना जाएगा। चलो, इतना ही ध्यान रखना है। और रिवोकेशन सेक्शन 6 में है, रिवोकेशन हाउ मेड सेक्शन 6 में है, ठीक। जल्दी से डायरेक्ट एक बार और देख लो क्या क्या है, कौन कौन से सेक्शन हम लोगों ने देख लिए, कौन कौन से देख लिए भाई। हम लोगों ने सबसे पहले 1 देखा था, 2 देखा था, 2 में हम लोग देख ही रहे हैं, अभी कंसीडरेशन देखेंगे जो कि 2D में है, ठीक।
उसके बाद में सेक्शन 3 देगा कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, और इसमें कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड में इसमें पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, मेन उस पर फोकस दिया गया है। ठीक, और 5 हम लोगों ने देखा ही कि 5 में रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कब होगा, अभी अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में 6 देखा हम लोगों ने कि रिवोकेशन हाउ मेड। ठीक, रिवोकेशन हाउ मेड में 4 पॉइंट थे। सबसे पहला कि भैया कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, नोटिस भेज दिया, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। दूसरा लैप्स ऑफ टाइम। तीसरा कंडीशनल ऑफर था, उसमें कंडीशन परफॉर्म नहीं की। चौथा डेथ या इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजर ऑफरर। ठीक है, तो उसमें इन 4 कंडीशन में रिवोकेशन, मतलब इन 4 तरीके से रिवोकेशन हो सकता है। ठीक, चलो 7 भी हम लोग देख चुके हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ये देख रहे थे हम लोग यहाँ पर सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, चलो दूसरी लाइन इसमें बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, कि एक्सप्रेस इन रीजनेबल एंड यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ठीक, प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड सेक्शन 9, 8 और 9 कुछ भी नहीं है। चलो 10 से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस कंसीडरेशन के बाद सीधे 10 पे आएंगे। ठीक है, 10 क्या, 10 तो हम लोग ने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में देख ही लिया था, लेकिन फिर भी दोबारा देखते हुए 10 से 11 पे हम लोग को जाना पड़ेगा, 11 से 12 पे जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कंसीडरेशन देखते हैं, जरा 2 मिनट रुकिए। चलिए तो देखते हैं। देखो जैसा कि उन लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ना, क्या देखा था बताइए, एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, एग्री, ध्यान रखिएगा, एग्री ई में 2E। ठीक है, इसमें दिया हुआ था क्या था कि एग्रीमेंट कब बनता है, एग्रीमेंट बनता है प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। क्या है, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन से एग्रीमेंट बनता है। खोलिए डेफिनेशन 2E, एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन, कहाँ गया, हाँ एग्री, एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो सिंपल सी बात हो गई, जब बिना कंसीडरेशन के एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बन जाएगा। इसी बात को क्लियर करने के लिए सेक्शन 25 क्लियरली बोलता है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। ठीक है, इसी बात को क्लियरली, एक मैक्सिम भी है, एक्स नूडो पैक्टो, एक्स नूडो पैक्टो ऑरिटर, क्या थी मैक्सिम, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्टियो, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्टियो, TURACTIO। ठीक है, इसका भी मतलब यही होता है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्टियो। ठीक है, अब क्या है, कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन होता है क्वाइड प्रो को, पहले बताया है क्वाइड प्रो क्यो, जिसका मतलब समथिंग फॉर समथिंग, है कि नहीं, समथिंग फॉर समथिंग, कि भैया आदमी क्यों कंसीडरेशन क्यों देता है। अरे मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ये फ़ोन दूंगा, ठीक है, ये फ़ोन दूंगा, अरे चलो मैं तो अपनी ओर से कंसीडरेशन फ़ोन दे रहा हूँ, आप क्या दे रहे हो, इसके बदले पैसे दे रहे हो। ठीक है, कंसीडरेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए। ठीक है, लीगल रिलेशनशिप, कि भाई हम लीगली इन्फोर्सिबल, एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए, कि हाँ कि भाई इससे ये इंटेंशन पता चले, क्या कि इसको ये इन्फोर्स कराना चाहते हैं। ठीक है, मैं वॉलंटरी आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊँ,
ठीक है, मैं वॉलेंट्री कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊँ तो वो क्या माना जाएगा, वॉलेंट्री कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो वो माना जाएगा नूडम पैक्टम, नूडम पैक्टम। इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्री के क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे मैक्सिम दे दी जाएगा, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्टियो, बताओ किससे रिलेटेड है। इसका मतलब है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। क्वाइट प्रो को का मतलब क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग। कंसिडरेशन क्यों रिलेवेंट है कि भैया लीगल रिलेशनशिप आपस में जस्टिफाई हो पाए कि भाई कि ये इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इन्फोर्सेबल करने के लिए किया है। नूडम पैक्टम का मतलब क्या होता है कि ग्रेटिटुअस, ग्रेटिटुअस, ठीक है, और बिना कंसिडरेशन के कोई भी प्रॉमिस जो होगा वो कैसा होगा, वो ग्रेटिटुअस हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपको फ्री में कोई चीज पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप ही कोई चीज पढ़ाने लगा, ठीक, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट, मान लो मैंने आईपीसी आपको पढ़ाना चालू कर दिया, अब मैं पूरा अगर नहीं पढ़ा रहा हूं तो आप क्या कुछ कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ आप भी अगर दे रहे हो, आपने उसके बदले अगर मुझे 500 रुपये दिए, अब मैंने कहा कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, आप अगर 500 रुपये दोगे, आपने 500 रुपये दे दिए, फिर मैं बीच में छोड़ के जा रहा हूं, आप कहोगे चलो तुम्हें कोर्ट में देखेंगे अब, ठीक है, नहीं जा सकता, ठीक, क्यों, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन हो गया है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो मेयर ग्रेटिटुअस माना जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते मेरा, समझेंगे, अगर मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि फिर तो वो वॉलेंट्री है, कर रहा हूं, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, पैसा ले लिया तो आपकी ओर से भी कंसिडरेशन आ गया, मेरी ओर से कंसिडरेशन क्या है, पढ़ाना, आपकी ओर से कंसिडरेशन क्या है, पैसे देना, ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई। पॉलॉक साहब ने कहा था, पॉलॉक साहब ने कहा था कि कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन इज प्राइस फॉर द प्रॉमिस, प्राइस फॉर द प्रॉमिस, ये भी ध्यान रखिएगा, एक आध बार पूछा गया है, ठीक है, पॉलॉक साहब ने कहा, और इंट्रोडक्शन में भी डालने में मजा आएगा। इतनी बातें अगर आप इंट्रोडक्शन में ही डाल लें, ठीक है, एग्जामिनर बहरा जाएगा देख के कि भाई बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझे कि नहीं। चलिए अब क्या है, कंसिडरेशन डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, 2D में, तो समझ में आया। कंसिडरेशन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात कि नहीं आई, क्या बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अरे एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कहां से वो बन जाएगा। दूसरी बात, विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर वो वॉइड है, ठीक है, एक तो वो पहली बात तो यहां से बेसिक से समझ जाओ, दूसरी बात सेक्शन 25 साफ साफ क्लियरली बोल भी रहा है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक। चलो कुछ रहा इसमें, कुछ नहीं रहा, अब आ जाओ डेफिनीशन। कंसिडरेशन की डेफिनीशन याद कर लेना, ठीक है, मेंस में ऐसा कोई पेपर नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेंस तो ऐसा कोई पेपर ही नहीं जिसमें कंसिडरेशन से कुछ ना कुछ पूछा ना जाए, कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, ठीक। तो 2D में कंसिडरेशन दिया हुआ है, ठीक, समझ में आई नहीं, कंसिडरेशन कहां पे दिया हुआ है, 2D में, है कि नहीं। क्या है इसकी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act, abstinence
ऑफ प्रॉमिस इज कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, चलो उठा लो भैया, जल्दी देखो क्या लिखा हुआ 2D। तुम लोग कहाँ उड़े जा रहे हैं? देखो 2D क्या बोलता है, when at the desire of the promisor, when at the desire of the promisor, promisor कौन था? promisor ये था, ठीक है, promisor, ठीक, the promisor ऑफरर ही तो है जो ऑफर दे रहा है, ठीक है, और ऑफरी जिसको ऑफर मिल रहा है उसे promisee, ठीक। at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done, the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or कहाँ गया, or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act of abstention or promise is called a consideration for the promise, consideration for the promise। चलो देखो अब इसी को, यही डेफिनेशन जो है जैसे थी डेफिनेशन वही मैंने लिख दी, ठीक, बस इसको 4 पार्ट में लिख दी, 5 पार्ट में लिख दी, ठीक है, ऊपर के 4 ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए, 4 नहीं ये 3 है, ठीक है, ओवरऑल 4 है, 1 2 3 4, ठीक, ये तो पूरी एक ही बात है, समझो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, यही इसके एजेंशियल्स बन जाएंगे अभी, ठीक है, ऐसे ही एजेंशियल्स लिखने हैं, कुछ नहीं है। डेफिनेशन याद हो गई कैसे हुई, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, की सबसे पहली बात कि कंसिडरेशन जो हो वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर हो, प्रोमिजर जो बोल रहा है उसी के हिसाब से कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। आपने मुझसे कहा कि सर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दो, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक। मान लो आपने कुछ नहीं कहा, मैं वॉलंटरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं वॉलंटरी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ाने के बाद मैं आपसे कोई पैसा, आपका कोई काय बात का पैसा, मेरे कहने पे पढ़ाया आपने, सही भी बात है, हमने आपके कहने पे तो नहीं पढ़ाया, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, तो जो भी कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर होनी चाहिए। कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, ठीक। दूसरी बात कि चाहे प्रोमिजी दे, अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, सुन लो पहले, प्रोमिजी दे चाहे कोई और दे, भाई साहब मैंने आपसे कहा आप प्रोमिजी हैं, ठीक है, कि 1000 रुपया लगेगा पढ़ाने का, आपने कहा ठीक है, अब कंसिडरेशन यहाँ पर क्या हुआ, आपकी ओर से 1000 रुपये, मेरी ओर से पढ़ाना, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी ओर से 1000 रुपये, चाहे आप दें, चाहे आपके पेरेंट्स दें, चाहे आपका बॉयफ्रेंड दे, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड दे, चाहे आपका भाई दे, कोई भी दे सकता है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो द प्रोमिजी जो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजी, द प्रोमिजर और एनी अदर पर्सन, तो कहने का मतलब है ये प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हो गया, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, वो अलग चीज है, यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है कि कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, ठीक है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लाई नहीं होता, कंसिडरेशन कोई भी दे, जरूरी नहीं है कि इसी यही आदमी दे, जैसे कि आपके साथ जरूरी नहीं है कि पैसा आप ही दो, ठीक है। मान लो आपके फादर के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आया, मैं तुमसे कहूं मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊं, तुमने थोड़े पैसा दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, कंसिडरेशन कहीं से भी आया हो, ठीक है। तो प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, ठीक है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो कर चुका है, ठीक है, ये कहने का मतलब है कि प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक, ठीक, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, कोई भी काम, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, ठीक, मैंने, चलो आगे आएगा, ठीक, पहले ये बात समझो कि ये प्रेजेंट में भी हो सकता है कुछ करने के लिए, या कुछ कर दिया है या कुछ करूंगा, ठीक है, फ्यूचर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप मुझे पैसे दे रहे हो, ठीक। और दूसरा उसी कंसिडरेशन को प्रॉमिस कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आ जाती है, जब आप एजेंसियल्स, ये तो आपको डेफिनेशन आगे समझ में, जब आप एजेंसियल्स लिखेंगे ना तो यही एजेंसियल्स हो जाएंगे, 4 एजेंसियल्स निकल के आएंगे। सबसे पहला एजेंसियल निकल के आएगा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर,
ठीक। दूसरा मतलब ऐसे लिखना, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, और कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन बाय द प्रोमिसी, या इट मस्ट बी गिवन, इट मे बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक। तीसरा, कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक। और इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलो, यही इसके एजेंशियल्स हैं। क्या क्या? क्या है कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और चलिए सबसे पहले आ जाओ एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक। इसका मतलब क्या हो, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया आपके कहने पे, ठीक है, या मेरे कहने पे जो भी कोई बोल रहा है, जो कंसिडरेशन होना चाहिए हमेशा एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। ठीक। इसको आप समझ लेंगे 3 केसेस से। सबसे पहला केस हम लोग सबसे बात करें सबसे पहले की, ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। सबसे पहला केस इसमें है कौन सा? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दूसरा है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। ठीक। तीसरा है ये वाला दोरा स्वामी अय्यर वर्सेस ए अय्यर, दोरा स्वामी अय्यर वर्सेस ए अय्यर। चलो, क्या मतलब? सबसे पहले दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव सुनो। इसमें क्या होता है, कुछ शॉपकीपर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं, ठीक, कुछ शॉपकीपर्स कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं कि भैया तुम यहाँ पर मार्केट बनवा दो, जो मार्केट तुम बनवा दोगे तो पर मंथ हम उसमें रेंट देंगे, प्लस जो भी कुछ हमारा बिकेगा उसमें से हम आपको कमीशन भी देंगे। ठीक। क्या है, कुछ शॉपकीपर्स जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं तुम अगर यहाँ पर मार्केट बनवा दो तो हम तुम्हें रेंट भी देंगे, प्लस जो हमारा माल बिकेगा उसमें कमीशन भी देंगे। ये बात हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं करता। ठीक। बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को वो वहाँ का जो कलेक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर मार्केट बनवा दो, ठीक है, और जैसा ये लोग कहेंगे वैसा इन्फोर्स करवा देंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, अब कॉन्ट्रैक्टर ने कलेक्टर के कहने पे मार्केट तैयार करा दिया। ठीक। मार्केट तैयार करा दिया, शॉप तैयार करा दी। तो जिन जिन लोगों ने शॉप ली वो सब लोग रेंट तो दे रहे थे लेकिन कमीशन नहीं दे रहे। ठीक है। ये जिन ने शॉप ली वो रेंट तो दे रहे थे लेकिन कमीशन नहीं दे रहे, रेंट दे रहे थे कमीशन नहीं दे रहे, जैसा इन लोगों ने पहले प्रॉमिस किया था, इससे पहले प्रॉमिस किया था। ठीक है। अब क्या हुआ, इसने कॉन्ट्रैक्टर ने केस किया कि भाई जैसे आपने बोला था कि आप रेंट दोगे प्लस कमीशन दोगे, वैसे आप नहीं दे रहे, कमीशन नहीं दे रहे हो। ठीक है। तो कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा, इन लोगों ने कहा कि भैया क्या आपने मेरे कहने पे ये बनाई है कि नहीं, मेरे डिज़ायर पे तो नहीं बनाई हैं, आपने तो कलेक्टर साहब के कहने पे बनाई हैं। ठीक है। तो कलेक्टर से इन्फोर्स कराओ जाके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि मेरे डिज़ायर पे तो नहीं ये दुकानें बनी हैं, तो हम तो सिर्फ रेंट ही देंगे। आप मेरे डिज़ायर, जब हमने पहले कहा था मेरे डिज़ायर पे ये अगर आप बना देते
तो हम बाउंड थे, रेंट भी देते, कमीशन भी देते, लेकिन अब हम सिर्फ रेंट देंगे, कमीशन नहीं देंगे, क्योंकि मेरे डिज़ायर पे ये नहीं बनी है, कलेक्टर के डिज़ायर पे बनी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये केस हार गया। ठीक, सिर्फ उसे रेंट मिला। तो यहाँ पे समझ में आया कि एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इनके कहने पे तो नहीं बनी, किसके कहने पे बनी? कलेक्टर साहब के कहने पे। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दूसरा केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में क्या होता है? हुगली कॉरपोरेशन होता है, हुगली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कोलकाता में हुगली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई क्यों ना लोगों के कंट्रीब्यूशन से, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उनके कंट्रीब्यूशन से यहाँ पर एक हॉल बनाया जाए। ठीक है, एक हॉल बनाया जाए जो कि सबके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होगा। अब इसी में क्या होता है, एक आदमी बोलता है कि हम 100 रुपये देंगे। उस समय 100 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था, कि हम 100 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उसी बिहाफ पे लोगों के, उसे किसी ने 2 रुपये, किसी ने 4 रुपये, एक ने कहा हम 100 रुपये देंगे। अब उसके 100 रुपये के प्रॉमिस पे जो है इन्होंने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्टर से कि भाई तुम हॉल बनाना चालू करो। जब हॉल बनना चालू हो गया तो भैया इसने क्या किया, जिसने 100 रुपये देने का कहा था उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं क्यों दूँ, मेरा इसमें कंसिडरेशन क्या है, हमें क्या मिल रहा है, इसमें कुछ है क्या? बिना कंसिडरेशन के तुम कोई, हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट ने कहा कि आपके कहने पे इन्होंने अपने ऊपर लायबिलिटी ली है। ठीक है, आपके कहने पे हुगली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपने ऊपर लायबिलिटी ली है और वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, काम चालू हो गया है, अब आप बाउंड हैं। ठीक है, इसमें कंसिडरेशन आपकी कहना ही कंसिडरेशन हो गया, समझे कि नहीं? अगर दूसरी पार्टी पर लायबिलिटी आ गई है आपके कहने पे, वो लायबिलिटी में आ गया है, उसने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए आप बाउंड हैं, समझे कि नहीं? तो इसमें जो है ये इसे 100 रुपये देने पड़े थे। एक ऐसा ही केस था दोरा स्वामी वजियर वर्सेस ए अय्यर। कौन सा केस था? दोरा स्वामी वजियर। ये वाला कौन से केस के फैक्ट हैं? ये वाला कॉन्ट्रैक्टर वाला, कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो शॉपकीपर्स थे उनके कहने पे, उन्होंने पहले बोला तब नहीं बनाया, कलेक्टर ने बोला तब बना दिया, अब वो उनसे बोल रहा कमीशन दो, उनने कहा मेरे कहने पे थोड़े बनवाए जो मैं दूं। बात भी सही है, वो लोग जीत गए। दूसरा केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, ये वाला है। तीसरा ये था दोरा स्वामी वजियर वर्सेस ए अय्यर। एक मंदिर बहुत बढ़िया बन रहा था, ठीक है, ऑलरेडी मंदिर में काम चल रहा था, तो उस मंदिर के लिए क्या हुआ, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा था। ठीक, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो एक आदमी ने बोला कि हम इसमें पैसे देंगे, कितना भी 5,000 रुपये देंगे। ठीक, उन्होंने सोचा कि चलो भाई 5,000 देंगे तो और अच्छे से बन जाएगा, तो बाद में इसने देने से मना कर दिया कि हम क्यों दें। ठीक, मुकर गया, नहीं दे रहे। ठीक, तो कोर्ट में केस गया, उन्होंने इसी का रेफरेंस दिया कि भैया केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में ऐसे ही एक आदमी ने बोला था, उसने फिर बाद में कोर्ट ने बोला तो उसे देना पड़ेगा। इसमें कोर्ट ने कहा भैया उसमें तो इसलिए बोला था क्योंकि वो लायबिलिटी उनके ऊपर आ गई थी। ठीक, इसमें आपका तो ऑलरेडी काम चल रहा था, कोई लायबिलिटी थोड़े आई है, बिना लायबिलिटी के ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसमें जो है वो कोर्ट ने कहा था वो बाउंड नहीं है देने के लिए। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा था आपके। हाँ, कंस्ट्रक्शन ना चल रहा होता, इनके 5,000 रुपये के प्रॉमिस में आप कंस्ट्रक्शन चालू कर देते, लायबिलिटी आपके ऊपर आई तो ठीक था, ऑलरेडी काम चल रहा है तो उसमें आदमी बाउंड नहीं है। ठीक, समझ में आई कि नहीं आई पहली बात? चलो, दूसरा है आपका प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक, इंग्लिश लॉ में क्या होता है, इंग्लिश में पहला हो गया, सभी मिटा देते हैं। इंग्लिश लॉ में क्या होता है, कंसिडरेशन, वहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है। कि प्रिविटी का मतलब क्या होता है कि बिटवीन द पार्टीज, केवल पार्टीज ही के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। वहां पे इंग्लिश लॉ में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है। ठीक, कि केवल कंसिडरेशन जो है ये दो पार्टीज हैं, इन्हीं के पास से मूव होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, कोई भी कंसिडरेशन दे। ठीक, कि चाहे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जैसे मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि चाहे आप पैसा दें या आपके पापा दें,
ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड दे, आपकी गर्लफ्रेंड दे, कोई भी दे, ठीक है, भैया दे, कोई भी दे, उससे मतलब नहीं है। कंसिडरेशन कोई भी दे रहा हो, यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अलग है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कंसिडरेशन की बात हो रही है कि कंसिडरेशन कहाँ से मूव होना चाहिए। ठीक, इसमें केसेस हैं, एक तो था डट्टन वर्सेस पूले, डट्टन वर्सेस पूले। इसमें क्या हुआ था, डट्टन वर्सेस पूले में एक आदमी था, वो अपनी लकड़ियां बेच के, वुड्स बेच के अपनी बेटी को पैसे देना चाहता था, ठीक है, लकड़ियां बेच के। एक आदमी था, वो अपनी लकड़ियां बेच के अपनी बेटी को उसकी शादी में पैसे देना चाहता था। उसके लौंडे ने कहा कि पापा आप मत बेचो, हम उसे $1000 दे देंगे, $1000 दे देंगे, ठीक है, $1000 हम दे देंगे, $1000 हम दे देंगे। ठीक, क्या हुआ, एक आदमी था, ठीक, वो लकड़ियां बेच के अपनी डॉटर को $1000 देना चाहता था, मतलब जितना भी अमाउंट हुआ वो देना चाहता था, ठीक। इसके लौंडे ने कहा, सन ने कहा कि आप लकड़ियां मत बेचो, $1000 हम देंगे, ठीक। बाद में इसने देने से मना कर दिया। डॉटर ने इसके ऊपर केस किया। इसने कहा कि तुम कौन होती हो, हैं, तुम तो पार्टीज ही नहीं हो, ठीक। तो उसने कहा कि कोई तुमने लकड़ियां हमें थोड़े दी जो तुम हमसे पैसे मांग रही हो। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, कंसिडरेशन कहीं से भी मूव हो सकता है, ये बाउंड है देने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? वेरी गुड। एक और था रमैया वर्सेस चिमैया, रमैया वर्सेस चिमैया। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था, एक औरत थी, उसने जो है अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी दी। उसमें ये है कि जब तक मेरी बहन है, मतलब जब तक मेरी सिस्टर जिंदा है, तुम उसको पर मंथ इतने रुपए दिया करना, कुछ भी अमाउंट, ठीक है, तो उसे दिया करना। डॉटर ने कहा ठीक है, उसने ले लिया, ठीक, उसने प्रॉपर्टी ले ली। बाद में उसने इसकी सिस्टर को देने से मना कर दिया। सिस्टर ने केस किया, कोर्ट ने कहा भैया कंसिडरेशन कहीं से भी हो सकता है, तो इसलिए डॉटर बाउंड है, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही? चलो, तीसरा आता है कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन इंग्लिश लॉ में नहीं माना जाता, ठीक है। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को नो कंसिडरेशन मानते हैं कि आपने पहले कुछ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरी वीडियोस देखी सीआरपीसी की और उसे बहुत अच्छी लगी, ठीक। अब सीआरपीसी वीडियोस देखने के बाद उसे जब बहुत अच्छी लगी तो उसने कहा कि सर आपने मुझे सीआरपीसी पढ़ाया, मैं आपको उसके बदले 5000 रुपये दूंगा। अब क्या है, अब क्या वो बाद में नहीं देता है तो क्या मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि पास्ट कंसिडरेशन जो हमने पहले सर्विस दी, पहले तो वो वॉलंटरी थी, लेकिन तुमने लेने के बाद मुझसे प्रॉमिस कर दिया कि हम तुम्हें इतना देंगे, ठीक है। समझे कि नहीं? मैंने आपके लिए कुछ किया, आप उसके बदले इन रिटर्न मुझे कुछ दे रहे हैं, ठीक। चलो सेक्शन 25 हम लोग अभी डिटेल में आगे देखेंगे। 25 का यहाँ पर इतने कंसिडरेशन में 2D के साथ जब देखेंगे 25, तो उसका सिर्फ इतना ही रोल है कि कंसिडरेशन विदाउट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक। उसके कंसिडरेशन सेक्शन 25 जब आप खोलेंगे ना, सेक्शन 25 को ध्यान रखना कैसे दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहला वो एक जनरल रूल बात करता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक। सबसे जनरल बात ये करता है। उसके बाद वो इसके एक्सेप्शन बताता है 3 कि कब बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। उसके 3 एक्सेप्शन हैं, ठीक है, 1, 2, 3, मतलब सेक्शन 25 के हिसाब से। 1-2 और भी हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखेंगे तो। सेक्शन 25 में केवल 3 दिए हुए हैं, ठीक। उसके अलावा 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, उसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है, क्या बोलता है कि गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन वाली बात अलाउड, वो अप्लाई नहीं होती। दूसरा ये बोलता है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इल्यूजरी नहीं होना चाहिए और मस्ट हैव
वैल्यूज मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। ये दो एक्सप्लेनेशन सेक्शन 25 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग कौन सा पार्ट देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर एक लाइन जो लिखी हुई है उस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग 2D पे अभी खेल रहे हैं। 25 का तो सिर्फ एक रेफरेंस लिया हुआ है हम लोगों ने कि भैया एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है। पूरा 25 नहीं देख रहे हैं, अभी पूरा 25 देखेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन 2, इसका एक्सेप्शन 2 जो है ना वो कवर करेगी ये वाली बात। कौन सी? कि ये वाले पास कंसिडरेशन, ठीक है, पास कंसिडरेशन कवर करेगी अभी ये। कौन सा? एक्सेप्शन 2 किसका? 25 का। यहाँ पर क्या है, एक ये भी है 2D के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? इतनी बारीकी से तो समझा रहा हूँ यार, क्यों नहीं समझ में आएगा? ठीक है। तीसरा जो इसका एजेंशियल है कंसिडरेशन का वो ये है कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि पास्ट में क्या है, पहले हमने कुछ कर दिया, वही घिसे पिटे एग्जाम्पल, किसी ने तुम्हारा पर्स ला के दे दिया, ठीक है, पर्स तुम्हारा खो गया, किसी ने ला के दे दिया, आपने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, अब आप बाउंड हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं आए? यही होता है। प्रेजेंट में क्या है, तुरंत ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या है, आपने कहा कि मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है मैं तुम्हें 1 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, तो फिर ये फ्यूचर में हो जाएगा। समझे कि नहीं? चौथा इसको पॉइंट ये है कि कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, कि उसकी कुछ वैल्यू होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी, ठीक है, रियल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में बोल दिया। अगर कोई भी कंसिडरेशन ऐसा है कि फिजिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि वही बात, तेरे वास्ते मैं चांद से, कौन सा था गाना, अरे यार अभी जो चल रहा है, गाने मुझे याद नहीं होते, वही कि तेरे वास्ते मैं चांद तोड़ लाऊंगा, साथ में 10-12 तारे भी ले आऊँगा, ठीक है। तो ये सब जो है इल्यूजरी है, ये मालूम है कि बेसिकली इम्पॉसिबल है? तो कहाँ से कर दोगे? तो ऐसे कंसिडरेशन नहीं चलेगा। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन 2, 25 का एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलता है कि भैया कंसिडरेशन क्या है, ज़रूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो। एडिक्वेट का मतलब है कि जितनी उसकी वैल्यू है उतना ही। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आईफोन मैं आपको 10,000 में, मैं 1000 रुपये का बेच दूंगा, ठीक है, आईफोन मैं 1000 रुपये का आपको दे रहा हूँ। आपने क्या बोला, वो आप तो तुरंत ले लोगे, ठीक है। तो क्यों? अब मेरी मर्जी, अगर ये कोवर्जन के बिना, फ्रॉड के बिना, कैसे भी अगर मैं 1000 का भी बेच रहा हूँ तो उसमें कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है, तुम बेचो, तुम्हारी चीज़ है, तुम कितने की भी बेचो, ठीक है। तो एडिक्वेट का मतलब क्या है, अगर भाई 70,000 का फ़ोन है तो कम से कम आदमी 20-30 हज़ार का तो बेचे उसे, 1000 रुपये का बेचने का क्या मतलब है? तो ये तो इनएडिक्वेट हो गया ना अमाउंट। तो एडिक्वेट हो चाहे इनएडिक्वेट हो, कोर्ट से उसका कोई मतलब नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलता है 25 का, ठीक, जो कि इसका चौथा एजेंशियल भी बनता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट और सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। आपको एक केस ध्यान होगा, कुलभूषण जाधव जो था उसके लिए केस था, उसका ICJ में केस चल रहा था, तो हरीश साल्वे ने वो केस लड़ा था। तो हरीश साल्वे ने उस केस की फीस सिर्फ 1 रुपये ली थी, ठीक है, 1 रुपये फीस तय हुई थी दोनों में, 1 रुपये मतलब रिस्पेक्ट में 1 रुपये फीस ले ली। तो कहने का मतलब है कि वो 1 रुपये ही क्यों, जबकि 1 रुपये कोई फीस थोड़े है, ठीक है। मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि जब सुषमा स्वराज उस समय वो थी फॉरेन मिनिस्टर, तो हरीश साल्वे का इंटरव्यू आया था जब सुषमा स्वराज की डेथ हुई थी कि मैं तो ये समझ रहा था कि किसी ने अफवाह उड़ा दी है कि वो उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उसी समय जब न्यूज़ में आया ना कि सुषमा स्वराज की डेथ हुई, उससे 1 घंटे पहले ही उनकी हरीश साल्वे से बात हुई थी। तो हरीश साल्वे से सुषमा स्वराज ने कहा था कि सर अपनी फ़ीस तो ले जाइए आके, तो फीस के तौर पर उन्होंने 1 रुपया लिया था। तो 1 रुपया ही क्यों? क्योंकि अगर वो 1 रुपया ना लेते तो वो कभी बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ठीक है। अब मान लो हरीश साल्वे ने पहले तो बोला कि हम तुम्हारा केस फ्री में लड़ेंगे, ठीक है, और बाद में वो ना जाएं, ठीक।
तो फिर आप क्या केस कर दोगे? वो तो भाई वॉलेंट्री था। अगर कुछ ना कुछ फीस जरूर होनी चाहिए, तो 1 रुपये, बहुत सारे बड़ी बड़ी चीज़ें देखी होंगी, तो 1 रुपये इसीलिए फीस वो रखी गई थी कि भाई आपस में कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकें, कुछ तो कंसिडरेशन हो कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, उसके बदले मतलब उन्होंने कुलभूषण यादव का केस लड़ा, उसके बदले गवर्नमेंट ने उन्हें 1 रुपये फीस दी। तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, जरूरी नहीं कि एडिक्वेट हो। तो वही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी नहीं कि एडिक्वेट अमाउंट हो, लेकिन अगर कोई केस होता है तो वो इनएडिक्वेट अमाउंट, कोर्ट ये जरूर जानने के लिए कि वैलिड कंसर्न